2024 अगर आप देखें, मार्च अप्रैल मई देखें तो अधिकतर काफ़ी शेयरों ने उस वक्त टॉप लगाए थे, जिसमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी है, आर पावर भी है, आर इंफ्रा बिल्कुल भी अपने यहाँ से इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। समझो, एक युद्ध इस तरीके का, इस तरह का है, या तो ईरान खत्म या फिर अमेरिका खत्म या इजराइल खत्म, इस तरीके का ये युद्ध हमें सामने न्यूज के द्वारा आ रहा है। 427 रुपए का आर इंफ्रा था, जो आज आपको 77 रुपए का मिल रहा है, यानी करीब करीब 350 रुपए कम हुए हैं आर इंफ्रा में। जो है और दोनों 94 रुपए तक पहुंच गया है। डॉलर 94 रुपए तक पहुंच गया है। ये एक ऐसी दिशा दिखाता है कि हमारा रुपया कमजोर हो रहा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। उसने क्या नया काम कर दिया है, उसकी रूपरेखा को समझेंगे। बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से भारतीय रिफाइनरी कंपनियां जो कच्चे तेल की रिफाइनिंग करती है, उनने क्या चीज़ तेज कर दी है, यानी कि उन्होंने क्या योजना बना रहे हैं, वो बारे में बात कर लेंगे, जिससे ऑयल कंपनी के ऊपर कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। दूसरी बात करेंगे हम अनिल अंबानी जी के ऊपर, जो ये पूछताछ चल रही है, जो भी चीज़ें चल रही है, उसके ऊपर एक मामला और निकल कर आया है। उस नीतियों को समझें, क्योंकि इनसे जुड़ी हुई दो कंपनियां आर पावर, आर इंफ्रा, इस ही मुद्दे के हिसाब से, ईडी सीबीआई के मुद्दे के हिसाब से टेंशन में है। तो इस रूपरेखा को भी समझ लेंगे। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। वैसे वोडाफोन आइडिया की हमने कल भी बात की थी। देखो सर, बाजार के अंदर निरंतर न्यूज के सिलसिले, युद्ध आपके सामने है, उसने बाजार को काफ़ी तोड़ दिया है। 2024 अगर आप देखें, मार्च अप्रैल मई देखें तो अधिकतर काफ़ी शेयरों ने उस वक्त टॉप लगाए थे, जिसमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी है, आर पावर भी है, आर इंफ्रा भी है, सुजलोन भी है, बहुत सारी कंपनी, जितनी भी कंपनी आप देख सकते हैं, सबके जो हाई लगे थे 2024 में लगे थे। क्या ये भी एक सोची समझी ऑपरेटर की चाल थी कि भैया उस वक्त शेयरों को भगाना, फिर बाद में 25-26 में, चलो 26 तो अब युद्ध और टैरिफ की वजह से टूट रहा है, 25 में बाजार को गिरना, 25 में कितना ज़्यादा बाजार गिरा है। तो जहां 2024 में हर कंपनी के टॉप लग रहे थे, अब उस टॉप से भी काफ़ी नीचे शेयर अब आपको युद्ध और टैरिफ की वजह से मिल रहे हैं। तो यानी कि बाजार एक तरफ से भगाया भी जाता है और बाजार एक तरफ से गिराकर पैसे को कमाया भी जा सकता है। ये एक रूपरेखा है भैया, एक चीज़ें होती हैं। ये हम सोचते हैं ये हो गया वो हो गया, ये इसमें भी कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। नहीं तो 2024 के बाद फिर हर एक कंपनी के जो हाई लगे थे, अब नीचे क्यों है भैया? उनमें से कुछ तो ऊपर जाए। सब देख लो आप उठाकर, कोई सी भी कंपनी उठाकर देखना, आप आपको सब के सब हाई 2024 में लगेंगे। तो फिर क्या है, प्रॉफिट को हाथ से जाने देना नहीं, दूर की रणनीतियों के साथ बाजार को आपको देखकर चलना पड़ेगा। पहली न्यूज़ लेंगे वोडाफोन आइडिया की। पहली न्यूज़ वोडाफोन आइडिया की लेने से पहले थोड़ा सा वोडाफोन आइडिया के बारे में और समझेंगे। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, अमेरिका की एक कंपनी, और बाकी लोकल निवेशक जो हैं, वोडाफोन आइडिया के अंदर एक बड़ी हिस्सेदारी लेने की योजना वाली न्यूज़ आपके सामने आई। पर ये निरंतर, फिर बता रहा हूँ, हमारे सामने खुलकर नहीं आ रही है। उसके बाद कल की एक न्यूज़ मैंने आपको बताई, जिसके अंदर सरकार ने साफ साफ मना कर दिया, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, सरकार अपनी कोई भी हिस्सेदारी वोडाफोन आइडिया से फ़िलहाल कम या ख़त्म करने के मूड में नहीं है। तो वहाँ से उस निवेशकों की पानियों में धूल मिट्टी पानी हो गया भैया ना। दूसरा, अगर हम स्थितियों को देखें तो आज भी एक न्यूज़ है, पर उसको मैंने ज़्यादा देखा नहीं, फिर भी आप यहाँ पढ़ लेना। उस न्यूज़ का मतलब यह है कि सरकार अब भी तलाश कर रही है कुछ निवेशकों की, ताकि वो अपनी हिस्सेदारी कुछ कम कर सके। तो भैया कल फिर न्यूज़ क्या थी? तो यहाँ न्यूज़ अलग अलग तरीके से आ रही है, जहाँ आपका माइंड है ना, अलग अलग तरीके से कभी इधर कभी उधर हो रहा है। आपको मैं बताऊँ, काफ़ी न्यूज़ आ जाएगी, पर आपका फोकस होना चाहिए लक्ष्य के ऊपर। जहां आपको दिखा कि 5G की निरंतर वृद्धि वोडाफोन आइडिया ने कर ली है, कस्टमर निकल कर नहीं जा रहे। जैसे कल एक न्यूज़ बताई थी जहां 4 लाख कस्टमर फिर से इसके कम हुए हैं, वो भी मैंने आपको समझाया था। तो जब आपको एक लक्ष्य पता लग जाए कि एक कंपनी के ऊपर मेरा निवेश तब है
कि जब वो अच्छा वर्क कर रही हो, उसकी बैलेंस शीट में अच्छी दिख रही हो, अच्छे उसके अंदर सब कुछ अच्छा हो, तो तब वो हमारे लिए अच्छी है ना। तो न्यूज़ तो भैया कल कुछ थी, आज कुछ और आ रही है, अब एक न्यूज़ और आ गई है। इस न्यूज़ को थोड़ा सा पढ़ कर सुनाऊंगा मैं आपको। यहाँ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वोडाफोन आइडिया बीएसएनएल के साथ ही ना आगे काम कर ले। तो उधर क्या है, बीएसएनएल सरकारी कंपनी है, वो भी ज़ोरों शोरों से आगे बढ़ रही है। सरकार उसके लिए काफ़ी पूंजीगत व्यय डालती जा रही है, उसको प्रॉफिट में लाने के लिए काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। पर अच्छा तो वर्क तब करेगी जब उसके पास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बड़ी बड़ी स्थितियाँ बहुत बेहतर हो जाएगी, नेटवर्क की स्थितियाँ। तो उसको भी एक ऐसा सहायक चाहिए जिससे वो आगे बढ़ सकती है। और आज की न्यूज़ ये प्रतीत हो रही है कि भैया 49% तो सरकारी लेकर बैठी है अपनी हिस्सेदारी वोडाफोन आइडिया के अंदर। और इस नाते देखने को ये मिल रहा है कि बीएसएनएल भी सरकारी है। तो जब 49% सरकार है तो भैया आधा काम बीएसएनएल का फिर वोडाफोन आइडिया क्यों नहीं कर सकती। तो ये जो काम वोडाफोन आइडिया के साथ कुछ हुए हैं तो ये जियो एयरटेल के साथ भी हो सकते थे, पर वो तो करेंगे नहीं क्योंकि उनको तो बहुत आगे बढ़ना है। चीज़ों को समझो, यहाँ से क्या सुबगाहट आ रही है कि आगे जाकर ये कहीं सरकारी कंपनी ना बन जाए। वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल ने दूरसंचार बुनियादी ढांचे को साझा करने के लिए, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो नेटवर्क का होता है, किसी भी चीज़ का होता है, बातचीत शुरू कर दी है। वोडाफोन आइडिया और सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी बीएसएनएल ने लागत कम करने के लिए किया दोनों ने ये चीज़ों को। भैया इन पर पैसा तो है नहीं ज़्यादा, तो अब एक दूसरे की सहायता से कुछ आगे बढ़ जाए। दोनों ऑपरेटर के लिए नेटवर्क की पहुंच में सुधार करना और संभावित रूप से 5G रोल आउट में तेजी लाने के उद्देश्य से टावर, फाइबर और यहां तक कि स्पेक्ट्रम साझा करने पर बातचीत शुरू कर दी है। बातचीत कर रहे हैं दोनों आपस में मिलकर। इससे एक नीति आपके सामने आ रही है, वो आ रही है गवर्नमेंट कंपनी बनने वाली। भले आगे जाकर फिर अलग अलग रास्ता हो जाए, रास्ता तो अभी भी अलग अलग है, पर इस काम से दोनों का फ़ायदा होने वाला है। पर देखो ना, इधर 5G अभी बीएसएनएल के पास है नहीं, 4G के लिए बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, 5G जल्दी से जल्दी लाएगा। इधर इसका प्रतिस्पर्धा पहले ही वोडाफोन आइडिया है और बाकी कंपनियां, अब उसी के साथ मिलकर ये चीज़ें होंगी तो ये वोडाफोन आइडिया के लिए थोड़ा सा आपको लगता नहीं कि वोडाफोन आइडिया का थोड़ा काम इससे कम हो जाएगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया तो अभी तो 5G पूरी जगह लॉन्च नहीं कर पाई है। तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। तो ये वो सारी नीति थी जहाँ 5G के विस्तार की स्थिति को बढ़ाने के लिए, सब चीज़ों को करने के लिए बीएसएनएल ने और वोडाफोन आइडिया ने ये वर्क किया है। तो लगता है भैया कुछ ना कुछ अलग नीति है। देखो सर, ये न्यूज़ हमारे कान में डाल दी है, अब इस पर काम हो या ना हो, पर इसको हमेशा याद रखना है कि बीएसएनएल और इन्होंने आपस में बात की थी, इससे आगे जाकर क्या हो सकता है। डॉलर जो है ना 94 रुपये तक पहुंच गया है, डॉलर 94 रुपये तक पहुंच गया है। ये एक ऐसी दिशा दिखाता है कि हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है। जब रुपया कमज़ोर होता है तो कहीं ना कहीं ये संकट का विषय होता ही होता है। और तेल गैस के रेट बढ़ना, इनके आयात में प्रॉब्लम में आना, इन सारी नीतियों के साथ ही ये रुपया जो नीचे जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। तो $1 यानी कि $1 हो गया है 94 रुपये का। बहुत ज़्यादा हाई हो गया भैया, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। और आगे भी बढ़ने की उम्मीद है, जैसे कि लोग अनुमान लगा रहे हैं। तो यहाँ से देखें कि संकट बहुत गिराया हुआ है। अच्छा, तो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ईरान के कई बड़े बड़े कमांडर और बड़े बड़े सर्वोच्चतम नेता जो है इजराइल, ईरान, अमेरिका की युद्ध में मारे गए हैं, है ना भाई, मारे गए हैं, बड़े बड़े नेता मारे गए हैं। अब ईरान अपनी तरफ से बहुत दूसरे देशों को भी मिसाइल छोड़ा ही जा रहा है। वो तेल कह रहा है भैया मैं निकलने नहीं दूंगा बिल्कुल भी अपने यहाँ से। इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। समझो, एक युद्ध इस तरीके का, इस तरह का, या तो ईरान ख़त्म या फिर अमेरिका ख़त्म या इजराइल ख़त्म, इस तरीके का ये युद्ध हमें सामने न्यूज़ के द्वारा आ रहा है। दूसरा आप समझो, आपके सामने आप न्यूज़ उठाकर देख लो, आपका सिर दर्द हो जाएगा। आप कुछ भी उठाकर देख लो, ये मिसाइल, वो, ये सारी चीज़ें, जब एक दूसरे के देश के ऊपर ये मिसाइल और ये इन चीज़ों के हमले हो रहे हैं, नुकसान पे नुकसान हो रहे हैं, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो ईरान के पास समुंदर में जो कच्चा तेल जहाज़ों में भरा पड़ा है, जो निकलने के लिए रवाना होने की स्थिति में था, अब इस युद्ध की वजह से वो खड़ा हुआ है, उसको उन्होंने अस्थायी यानी कि 30 दिन की छूट दे दी है। यानी कि 20 मार्च से अगले अप्रैल तक की छूट दे दी। आप यहाँ पढ़ लेना। ये क्या है, ये छूट किस बात की है जब एक दूसरे में युद्ध हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप निकल के रहा है मैं छूट दे रहा हूँ। भैया दूसरा ईरान तो कह रहा है मैं तो मिट जाऊँगा या ख़त्म कर दूँगा। इधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैं तुझे तबाह कर दूँगा, और उसके बाद फिर ये छूट दे रहे हैं। तो क्या वो ईरान इनकी बात मानेगा क्या? जो कह रहा है मैं 1 लीटर तेल जाने नहीं देने का, वो अब डोनाल्ड ट्रंप की बात मानेगा?
देखो सर, ये जो न्यूज़ है ना, इससे बाजार पे काफ़ी इफेक्ट पड़ जाएगा। क्यों? और जब वो तेल निकल जाएगा वहाँ से, भारत तो इसमें तैयारी कर रहा है, अब पढ़ लेना। जब तेल ही वहाँ से निकल जाएगा, 30 दिन की उन्हें छूट दे दी है, तो यानी कि फिर ईरान के ऊपर हुक्म भी अभी डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं। ये न्यूज़ ये चीज़ दर्शा रही। इससे क्या होगा? इससे कीमतें जो है बाजार के अंदर कच्चे तेल की कम हो जाएगी। फिर क्या होगा? फिर बाजार में भारे आ जाएंगी। पर इसको प्रूफ होने तक आपको देखना है। डोनाल्ड ट्रंप भैया सब चीज़ जगह कह रहे हैं रूस से तेल ले लो, और जिससे हमला करे उसको ही कह रहे हैं कि 30 दिन की छूट दे दी, खरीदो। और ये बड़ा, मैं समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ कि जिस देश से युद्ध हो रहा है उसी देश के लिए छूट दी जा रही है। तो युद्ध हो रहा है या ये क्या हो रहा है, ये बताओ आप मुझे। इसका समझ में नहीं आया समाधान। अमेरिका ने ऐलान किया है कि ईरान के तेल पर जो पाबंदी लगी थी उसे 30 दिनों के लिए ढीला किया जाएगा। 20 मार्च से 19 अप्रैल तक के समुद्र में जहाज़ों में फंसा पड़ा जो भारी तेल है, कच्चा तेल है, उसको भैया छूट दी है, वो ईरान बेच सकता है। अब भैया तो तेल निकलेगा और ये युद्ध की स्थितियां हैं, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, तो ईरान इसके ऊपर कहेगा नहीं कि भैया हमारा युद्ध हो रहा है, मैं आपकी बात क्यों मानूं। सोचो, अमेरिका का दावा है कि समुद्र में ईरान के तेल से भरे जहाज फंसे पड़े हैं। जिस दर से निकलता है उसकी वजह से वहाँ निकल नहीं पा रहे हैं वहाँ से। हमने 30 दिन की छूट दे रहे हैं। मतलब क्या इन्होंने कब्जा कर लिया क्या ईरान पे अभी, जो ये छूट दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ताकि ये तेल बाज़ार में आए और दाम नीचे आए। भैया ये ना शेयर बाज़ार को एक तरीके से ऊपर नीचे करने वाले वर्ल्ड है। आप समझो कि आपकी और मेरे से लड़ाई हो गई, मेरे पे कुछ सामान पड़ा है और आप कह रहे मैं 30 दिन की छूट दे रहा हूँ, निकाल लो उसे। क्यों भाई, जब युद्ध हो रहा है हमारा। पर ये ऐसा दावा के बारे में समझो, आगे भी पढ़ लिया करो और न्यूज़ में, एक न्यूज़ में मत देखा करो। अब ये आज तक की न्यूज़ है, ईरान का दावा है ऐसा कोई बड़ा भंडार है ही नहीं। अब ईरान कह रहा है ऐसा कोई भंडार ही नहीं है। ये सब अमेरिका का प्रचार है, बाजार को शांत दिखाने के लिए झूठा बोला जा रहा है ना। दाम थोड़े नीचे आ जाएंगे। ईरान नहीं चाहता कि दुनिया को लगे कि अमेरिका की चाल काम कर रही है, तो अमेरिका के कहने पर यह काम नहीं करेगा। इधर भारतीय रिफाइनरियों ने बनाई ईरानी तेल खरीदने की योजना। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भाई तेल खरीद सकते हो। इधर हमारी जो कंपनियां हैं, वो आपको पता है, IOC, BPCL, HPCL जो रिफाइनरी कंपनियां करती हैं, उन्होंने योजना भी बनानी शुरू कर दी। ये भी न्यूज़ में है। अब इससे आपको कैसे बाजार दिख सकता है, ये आपकी सोची समझी चीज़ें हैं। NDTV की एक न्यूज़ है, अमेरिका प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद भारतीय रिफाइनरी ईरानी तेल खरीदने की ओर रुख कर रहे हैं। रिपोर्ट, चीन के अलावा प्रतिबंधों के दोबारा लागू किए जाने से पहले ईरानी कच्चे तेल के प्रमुख खरीदारों में भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, इटली, ग्रीस, ताइवान और तुर्की शामिल थे। यानी कि सीधा तेल निकलेगा, थोड़ा कम हो जाएगा। पर एक चीज़ है ना कि मैंने खोल दिया है जी, 30 दिन के लिए छूट दे दी है, तो फिर युद्ध किस बात का है जब आप छूट दे रहे हो, ये चीज़ें कर रहे हो। इसलिए हर एक न्यूज़ को समझना है आपको, क्योंकि इधर आज तक ने साफ साफ कह दिया, ईरान कह रहा हमारे पास ये तेल दूल कुछ नहीं है। तो किसी की भी न्यूज़ को समझना है आपको, है ना। न्यूज़ तो आ रही है, समझना है आपको। तो बाजार अभी अशांति के माहौल में ही है, चाहे जितना अच्छा कुछ हम आपको देखने को मिल सके, पर आपकी विषय दूर के होने चाहिए, है ना। तो ये समझ कर चलें। अच्छा, अब मैं बात करूँगा सर, CBI ने अनिल अंबानी के जो मामले हैं, 2,929 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी से दूसरे दिन भी पूछताछ जारी रखी है। इसका ये मकसद है कि करीब 6 घंटे तक पूछताछ हुई है। अब ये जो मसले हैं, इन्होंने ही शेयरों को गिराया है। 22 रुपये करीब आपको आर इंफ्रा मिल रहा है, जो 76 का था। 427 रुपये का आर इंफ्रा था, जो आज आपको 77 रुपये का मिल रहा है। यानी करीब 350 रुपये कम हुए हैं आर इंफ्रा में। और दोनों कंपनियों में क्या है, सबसे ज़्यादा पब्लिक है। अब ये दोनों जो आरोप हैं, ये आरोप के द्वारा चीज़ें हो रही हैं, ये सिद्ध नहीं हुए हैं। देखो सर, आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, आपको वो भी देखो सर, इन्वेस्टमेंट आपका है या नहीं है, मेरा तो है नहीं, मैं आपको बताऊँ। पर आपको ये न्यूज़ लग रही है निगेटिव, है भी निगेटिव भैया। जब SBI के कहने पर रिलायंस कम्युनिकेशन और अनिल अंबानी की चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं, और इस पे आपको लग रहा है कि भैया 6 घंटे पूछताछ हो रही है। इन्होंने अभी भी शेयर को तोड़ा, पहले भी शेयरों को तोड़ा है। अब ये प्रूफ आपको होना चाहिए कि क्या इन्होंने देखो, अगर ये चीज़ें हो गई कि अनिल अंबानी की कंपनी ने, अनिल अंबानी संबंधी सारी चीज़ें हैं, और ये प्रूफ हो गया कि ये सब कुछ भैया फाइनल हो गया, अब तो काम ख़राब हो गया, तो फिर तो ये दोनों कंपनी डिलिस्ट हो जाएंगी। फिर आप ये समझ लेना। और अचानक ये जाकर बाद में आपको लगे नहीं है जी, ये तो मामले बहुत पुराने थे, है ना, तो कोर्ट ने कह दिया तो पुराने मामले थे, छोटा मोटा अपना ये दो और अब निमट जाओ। तो आपको ये भी सोचना है ना। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि भैया क्या करें आगे,
तो न्यूज़ दोनों चीज़ बता रही है। देखो अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने शुक्रवार को उद्योगपति अनिल अंबानी से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर ये सारी चीज़ें जो रिलायंस कम्युनिकेशन उनके द्वारा जो मामले थे कई घंटे तक पूछताछ की है। अब आप देखो, अब इसका दूसरा पक्ष देखो, ये तो हो गया नेगेटिव पक्ष। अब पॉजिटिव पक्ष देखो, अनिल अंबानी के भी प्रवक्ता हैं और उन्होंने एसबीआई द्वारा दायर की गई शिकायत 10 साल से अधिक पुरानी मामलों में से संबंधित है। ये पहले से बोल रहे हैं कि जो भी इनके ऊपर चीज़ें फ्रॉड वाली चल रही है वो 10 साल पुरानी है। तो 10 साल पहले ये सारी चीज़ें कहाँ थी, ये आप समझो। उस समय अंबानी के गैर कार्यकारी अधिकारी निदेशक ये इनसे कोई कंपनी से वास्ता मतलब कुछ नहीं था। प्रवक्ता ये कह रहे हैं अनिल अंबानी जी का, तो ये कंपनी से तो था ना, और कंपनी के शेयर आते हैं, पर अनिल अंबानी अपने को बचाव कर रहे हैं यहाँ से। उनके प्रवक्ता ने कहा उस समय एक बयान में ये बात भी कही गई थी कि भैया 10 साल पुराने मामले हैं। इसमें कहा गया है कि ये मामला पिछले 6 वर्षों से एनसीएलटी और सर्वोच्च न्यायालय सहित अन्य न्यायिक मंचों के समक्ष विचाराधीन है। और इससे प्रवक्ता कह रहे हैं इसमें हमारा कोई भी हम टेंशन के विषय में नहीं है कि हमने कुछ किया हो। इसमें कहा गया कि अनिल अंबानी ने एसबीआई की घोषणा को सक्षम न्यायिक मंच के समक्ष विविध चुनौती दी, यानी कि एक जगह और इन्होंने इस चीज़ को चुनौती दे दी जो एसबीआई ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रखे हैं। तो ये इसकी एक अलग नीति है। अंबानी के प्रवक्ता ने जवाब दिया, अनिल अंबानी की जो भी कंपनी है, जो भी ग्रुप है, सभी आरोप और अभियोग को खंडन करते हैं और अपना बचाव स्वयं करेंगे। यानी कि अनिल अंबानी जो है, इस जो भी जिनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं वो बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं है उसके ऊपर, पर उस पर पूछताछ हो रही है। अब ये जो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल सही है, ये तो भैया कोर्ट फैसला करेगा ना, उसका आपको बिल्कुल विशेष बता रहा हूँ, ध्यान रखना है आपको उसका। सूत्रों के अनुसार एजेंसी ने मुंबई के कफ परेड स्थित अंबानी के आवास सी विंड की भी तलाशी ली। तो ये वो सारी चीज़ें जहाँ पर अनिल अंबानी इस दुविधा में फंस रहे हैं, पर वो कह रहे हैं 10 साल पुराने मामले हैं। तो आपको अब सब कुछ तो हो गया इसमें, सब शेयर जो कितने गिरने से गिर चुके हैं, बहुत ज़्यादा लोग बर्बाद भी हो चुके हैं। अब ये मसले चल रहे हैं, अब इसका निष्कर्ष कब निकल कर आता है ये तो वेट की स्थिति है आपके सामने है। जियो फाइनेंशियल जब रिलायंस इंडस्ट्री से अलग हुई तो सबके आंखों में एक चीज़ थी, भैया ये दो बड़े दिग्गज ब्लैक रॉक और ये अंबानी जी कुछ एक नया कारनामा कर रहे हैं और फाइनेंस सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो सर, फाइनेंस सेक्टर आगे बढ़ना ही बढ़ना है। अधिकतर चीज़ आज आपको फाइनेंस के द्वारा ली जा रही है, मोबाइल तक फाइनेंस में हो रहे हैं आजकल, देखते भी होंगे आप, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आगे बढ़ती जाएगी, चाहे लोन हो, एजुकेशन लोन हो, होम लोन हो, किसी प्रकार के भी लोन हो, किसी प्रकार का फाइनेंस हो, किसी प्रकार की कंपनी को लोन देना हो, कुछ भी चीज़ हो, तो उसके ऊपर कंपनी महारत हासिल करती है। मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप देखें तो कंपनी नंबर 1 इंडिया के अंदर, सिर्फ मार्केट कैप से हिसाब से, बाकी तो शेयर इससे ऊपर ऊपर है दूसरी कंपनियों के। पर देखो जिस चीज़ के ऊपर इन्होंने मुकेश अंबानी जी ने कदम रखा, उसमें बहुत सारी कंपनियां हैं पहले इस तरह का वर्क कर रही हैं। तो एक होता है बाजार की हिस्सेदारी, और बाजार की हिस्सेदारी किसी कंपनी के आते ही उसको कैप्चर करना ये मुमकिन नहीं होता। क्या होता है, वहाँ स्कीम दी जाती है, जैसे कि जियो ने पहले, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल भाई दबदम चल रहे थे, इन्होंने जियो ने क्या कर दिया, सिम फ्री कर दिए, 5G फ्री कर दिया, 4G फ्री कर दिया, ये सारी चीज़ें कर दी, क्या हुआ, नंबर 1 बन गया। तो ये उनके हाथों की कंपनी है जिनके अंदर माइंड चलता है, हर एक सेक्टर में, हर तरफ मुकेश अंबानी का माइंड चलता है, तो उनकी ये कंपनी है। पर जिस क्षेत्र पर इन्होंने वर्क रखा है, यहाँ ज़्यादा स्कीम भी दी नहीं जा सकती, क्योंकि ये तो पैसों वाली स्थितियाँ हैं। तो इसके ऊपर बहुत से लोग कहते करें क्या सर, ये तो बहुत अच्छी, मैं बताऊं, ग्रुप की कंपनी है, जिस सेक्टर में है वो उसका काम आगे बढ़ना ही बढ़ना है, हर क्वार्टर में आपको इसकी जांच रखनी है। दूर तक अगर इस कंपनी को देखना तो सालों जाएंगे इसके अंदर, ये भी आप समझ कर चलना है ना। तो किसी के बहकावे में नहीं आना। अच्छा, इस कंपनी ने भी 2024 अप्रैल में करीब 381 के हाई लगा दिए थे, तो ये वो कंपनी आज 239 में मिल रही है। भले ही वो मुकेश अंबानी का हो, रिलायंस इंडस्ट्री का हो, बड़े बड़े निवेशकों का हो, पर कंपनी गिर गई इसलिए बेकार नहीं है, कंपनी ने हाई लगा दिया इसलिए अच्छी नहीं है। कंपनी जिस सेक्टर पे वर्क करी है उसका नेतृत्व कौन कर रहा है, आपका माइंड यहाँ जाना चाहिए ना। बहुत से लोग आपको अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं। देखो सेल तो निरंतर कंपनी की बढ़ी रही है। 438 करोड़ की सेल दिसंबर 2024 में थी, दिसंबर 2025 में 901 करोड़ की होगी, डबल हो गई। 269 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट भी किया था, ये आप समझ कर चलना। प्रमोटर इसके अंदर, कंपनी के अंदर देखें 47% है, FIs 11% है, DIs इसके अंदर 15% करीब है। पब्लिक देखो सर इसके अंदर भी अब ज़्यादा आ गई है, जो 25.70% करीब है। तो ये भी आप समझ कर चल सकते हैं। एक और काम जियो फाइनेंशियल ने कर दिया है, उसे आप समझ कर चलें।
सबसे पहले बताऊं कि जियो फाइनेंशियल के शेयरों में 6 महीनों में करीब करीब 24% तक की गिरावट आ गई है। निवेशक क्या कर सकते हैं? अच्छा, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने अलायंस जियो जो इनकी कंपनी है उसको पुनर्बीमा व्यवसाय शुरू करने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी रजिस्ट्रेशन भी इनको प्रदान कर दिया है। तो इन्हें बीमा के क्षेत्र में भी कंपनी ने अपने कदमों को और ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ा रही है। एक काम कंपनी ने और कर दिया है, वो है परिचालन के मोर्चे पर कंपनी आगे बढ़ती जा रही है। कंपनी की सहायक कंपनी भी है, ये आपको पता ही है। हाल ही में उन्होंने यूपीआई आधारित नकदी निकासी सेवाएं शुरू कर दी है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने अपने बिजनेस टच पॉइंट्स के माध्यम से यूपीआई आधारित नकदी निकासी शुरू कर दी है। तो अब ये यूपीआई की स्थितियों के साथ भी आगे इनके बार कोड भैया स्कैन करो कोई सा भी, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। जियो फाइनेंस ने आगे कहा कि यह सुविधा ग्राहकों को विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में केवल एक यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करने और अपने यूपीआई एप्लीकेशन के माध्यम से लेन देन को अधिकृत करने, आसानी से नकदी निकालने के में सक्षम बनाती है, जिससे डेबिट कार्ड या पारंपरिक एटीएम बुनियादी ढांचे तक पहुंच की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यानी कि डेबिट कार्ड और अलग अलग जो एटीएम आप कार्ड होते हैं उसके द्वारा अगर हम पैसे निकालना चाहते हैं तो उसकी पहुंच समाप्त हो जाती है। यानी कि एक मोबाइल ऐप से ही पैसे आप निकाल सकते हैं या भेज सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी काम जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने कर लिया। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसको समझने के लिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ, माइंड चाहिए, और माइंड अगर आपका बहुत अलग तरीके से निकल के आगे आया तो आप इन सारी स्थितियों को समझ सकते हैं। सब चीज़ ही न्यूज़ में होती है, मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताता, मैं आपको बता दूं। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ भैया मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सअप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चिट्ठी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।